नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। द न्यूज लॉन्चर के बिहार स्पेशल चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अचानक कल रात राहुल गांधी ने कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को दिल्ली बुलाया। आनंद फानंद में तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंचे और उधर बिहार के मुख्यमंत्री आपने देखा कि धनुष बाण सब सीधे फेंक दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं या फेंक दे रहे हैं। नीतीश कुमार धनुष बाण छोड़ रहे हैं, नीतीश कुमार एनडीए छोड़ रहे हैं या नहीं, इससे स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव को दिल्ली बुलाए जाने के पीछे का मकसद क्या है? क्या तेजस्वी यादव को चाचा भतीजा को एक होने का फार्मूला तैयार करने के लिए बुलाया गया है? क्या तेजस्वी यादव को गठबंधन की व्यापक एकता और केंद्र में वैकल्पिक सरकार की परिस्थितियों के निर्माण की दिशा में नीतीश कुमार की जरूरत के लिए फ्लेक्सिबल बनने के लिए बुलाया गया है? और क्यों अचानक से हरियाणा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी की रणनीति बदली हुई नजर आ रही है? हरियाणा चुनाव के पहले तो कांग्रेस पार्टी के जिस किसी भी सूत्र से आप बात करें, सब यही कहते थे कि पार्टी का एजेंडा यही है कि जब तक कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनने की, वैकल्पिक सरकार बनने की सूरत तैयार नहीं होगी, तब तक इस सरकार को की स्टेबिलिटी पर खतरा नहीं होगा, यानी मोदी सरकार की। लेकिन हरियाणा में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को तमाम अनुमानों को धता बताते हुए एक सरप्राइजिंग जीत मिली, बीजेपी के लोग भी अंदर खाने 20 सीट से ऊपर की बात नहीं कर रहे थे, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के कान खड़े हो गए। अब कांग्रेस पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि अब कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार की जगह वैकल्पिक सरकार की बातें अंदर खाने चलने लगी है कि प्राथमिकता कांग्रेस की सरकार बनाना नहीं, फिलहाल प्राथमिकता केंद्र में मोदी सरकार की जगह वैकल्पिक सरकार बनाना है। भले ही वो सरकार किसी कांग्रेसी नेता के नेतृत्व में बने या किसी गैर कांग्रेसी नेता के नेतृत्व में बने, लेकिन ये होगा कैसे? जब नानी फैक्टर सरकार की नानी याद दिलाने की स्थिति में होगा। नानी फैक्टर यानी नायडू नीतीश फैक्टर। नायडू जाति जनगणना की बात कर चिकोटी काटना शुरू कर चुके हैं और नीतीश कुमार धनुष बाण ही फेंक दे रहे हैं। दिल्ली बैठकों में नहीं आ रहे हैं, नीति आयोग से लेकर किसी भी बैठक में। मसला क्या है? सीधे चलते हैं ऋषि मिश्रा जी के पास, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक है, और बिहार से लेकर दिल्ली तक की परिस्थितियों को ऋषि जी जिस ढंग से उसकी नब्ज को समझते हैं, सियासत के पल्स को समझते हैं, मुझे लगता है कि पत्रकारिता में किसी के पास सियासत के थर्मामीटर को नापने और उसकी जगह कौन सा पैरासीटामोल इस्तेमाल होगा, डोलो होगा कि क्रोसिन इस्तेमाल होगा, शायद पत्रकारिता में ऋषि मिश्रा जी से बेहतर कोई नहीं जानता होगा। ऋषि जी, यहाँ कौन सा पैरासीटामोल का टैबलेट इस्तेमाल होगा? तेजस्वी यादव को अचानक दिल्ली बुलाया गया है, पीछे का मकसद क्या है? धनुष बाण छोड़ने के बाद बुलाया गया है। अब देखिए, दो बड़े नेता, एक बिहार के बड़े नेता, एक देश के बड़े नेता की मुलाकात यदि दिल्ली में होती है तो चर्चा तो होगा ही। खासकर उस राज्य से तेजस्वी यादव बिलोंग करते हैं, जिस राज्य से नीतीश कुमार बिलोंग करते हैं, और उसी राज्य के सहारे केंद्र की सत्ता चल रही है, तो मायने तो है ही। तेजस्वी यादव पटना से दिल्ली जाते हैं और ऐसा चर्चा है कि राहुल गांधी से उनकी मुलाकात होगी। तो हो सकता है कि हरियाणा, देखिए मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं कि तेजस्वी यादव राहुल गांधी से दिल्ली में मुलाकात करने गए हैं। क्या मुलाकात में नीतीश कुमार को लेकर चर्चा होगा? क्या मुलाकात में इस बात पे सहमति बनेगी कि यदि नीतीश कुमार आते हैं तो राजद क्या उसके लिए तैयार है? खासकर तेजस्वी यादव, क्योंकि मैंने बार बार आपसे कहा है, आप ही के प्रोग्राम में कहा है कि लालू यादव नीतीश कुमार को लेकर पॉजिटिव है, लेकिन तेजस्वी यादव फिलहाल नीतीश कुमार को लेकर पॉजिटिव नहीं है। और ये नीतीश कुमार का जो लेफ्ट और राइट का जो खेल करीब 10-15 सालों से चल रहा है, उससे अब तेजस्वी यादव जो है और राजद में एक धारा जो है मुक्ति चाहती है। लेकिन लालू यादव तेज और समझदार नेता है, परिस्थितियों के हिसाब से डिसीजन लेने में माहिर हैं, राजनीति के एक चतुर खिलाड़ी हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी पार्टी यदि सत्ता से अधिक दिनों तक दूर रहती है तो उस पार्टी की जो स्टेबिलिटी है, उस पार्टी का जो
मोरल बूस्टअप है, खासकर कार्यकर्ताओं जी। में उसकी कमी आती है। तो सत्ता में रहना जरूरी है। और तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की मुलाकात होगी हरियाणा चुनाव के बाद, और उससे पहले का आप डेवलपमेंट देख लीजिए। उससे पहले का डेवलपमेंट देख लीजिए कि चंद्रबाबू नायडू, आपने जो नानी फैक्टर की बात की, नानी में नी जो है पहले ही जातीय जनगणना और ओबीसी क्या कहते हैं जातीय जनगणना को लेकर उनका क्या मतलब रुक रहा है, और नानी में ना जो है चंद्रबाबू नायडू जो है वो अभिषेक जी एक इम्पोर्टेंट फोन आ रहा है, एक रुक जाइए। आप जानते हैं अभिषेक जी कि इन जो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जो मुलाकात हो रही है उससे पहले का डेवलपमेंट देखिए। जिस नानी फैक्टर की आप चर्चा कर रहे हैं उसमें से नीतीश कुमार का रुख जातीय जनगणना को लेकर क्या है आप जानते हैं, और चंद्रबाबू नायडू ने भी इस विषय को लेकर पूरे जोर से कहा है कि जातीय जनगणना होना चाहिए। और जातीय जनगणना को डाइल्यूट करने के लिए नरेंद्र मोदी तरह तरह के फॉर्मूला देते हैं कि बटोगे तो कटोगे। ये बटोगे तो कटोगे वाली बयान कहां से आया है? जो नानी फैक्टर है जातीय जनगणना को लेकर आवाज उठा रहे हैं लोग, उसी को डाइल्यूट करने के लिए। दूसरी तरफ राहुल गांधी का अप्रोच जातीय जनगणना को लेकर क्या है, ओबीसी को लेकर क्या है। तो ये तमाम चीजों को दबाने के लिए नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और आपने कल परसों मोहन भागवत का भी बयान सुना होगा कि बटोगे तो कटोगे। तो ये कहीं ना कहीं जो चुनाव जो है कास्ट फैक्टर पे, जैसे ही कास्ट फैक्टर पर चुनाव आती है बीजेपी अपने आप को किंग कर्तव्य विमुक्ता की स्थिति में पाती है, और जात कास्ट फैक्टर को डाइल्यूट करने के लिए ये 80 बनाम 20 के फॉर्मूला पर लाना चाहते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं। नीतीश कुमार, मैंने कल भी कहा, नीतीश कुमार अपने आप को थोड़ा असहज महसूस कर रहे हैं। असहज इसलिए महसूस कर रहे हैं क्योंकि आप देखिए नरेंद्र मोदी जो सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे हैं, बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं, वो इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। लेकिन मैंने कल ये भी कहा था कि नीतीश कुमार के दिल में कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में प्रधानमंत्री बनने का जो सपना है अभी भी जिंदा है, और इस सपना को यदि कोई हवा देता है तब नीतीश कुमार इधर से उधर हो सकते हैं। और तेजस्वी मतलब यादव का जैसे दिल्ली धनुष बाण जाना, फेंक दिया वैसे मुख्यमंत्री की कुर्सी भी फेंक देंगे उस सपने के लिए, धनुष बाण की तरह। बिल्कुल बिल्कुल एक झटके में फेंक देंगे, एक सेकंड नहीं लगाएंगे। एक सेकंड के 1 लाख फ्रैक्शन के जो समय वो बनता होगा उस अवधि में छोड़ देंगे सीएम पद। नीतीश कुमार अपने राजनीतिक जीवन के अंतिम पड़ाव में है और वो चाहते हैं कुछ दिनों के लिए ही सही लेकिन देश के प्रधानमंत्री बने। और देखिए नीतीश कुमार का जो राजनीतिक जीवन रहा है, हालांकि वो बड़ा सामाजिक आधार बनाने में असफल रहे, मैं मानता हूँ, लेकिन इतने दिनों तक बिहार के राजनीति में और केंद्रीय राजनीति में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो नीतीश कुमार तो चाहेंगे ही जीवन के अंतिम पड़ाव में कुछ दिनों के लिए सही प्रधानमंत्री बन जाए, नहीं न प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री बन जाए। लेकिन प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री का ऑफर तभी आएगा जब चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस के अलावा तमाम घटकों को कांग्रेस को इस बात को लेकर सहमत करना होगा। उसमें ममता बनर्जी हैं, अखिलेश यादव हैं, तमाम ऐसे लोग हैं। तो ये मुलाकात जो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की हो रही है, अभी पब्लिक डोमेन में उतना ये खबर नहीं आया है, लेकिन ये मैं एक पत्रकार होने के नाते, राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते मैं इसे एक बड़ा डेवलपमेंट मानता हूं आपसे। जी ऋषि जी, आपने कहा कि वो जो मोहन भागवत का बयान या योगी मोदी का बयान वो तमाम तरह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की तरफ ले जा रहा है। बहराइच की घटना आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के, वहां पर अमिताभ यश जो बिहार के ही रहने वाले हैं, यूपी के तेज तर्रार आईपीएस है, वो सड़क पर उतर गए हैं। गोपाल मिश्रा नाम के व्यक्ति को गोली मार दी गई है, जबकि वही गोपाल मिश्रा एक फुटेज में दिख रहा है कि एक अल्पसंख्यक समुदाय के, एक समुदाय विशेष के घर के ऊपर जाकर के वहां को लगे हुए झंडे को कथित तौर पर गिरा रहा है। अब देखिए, उधर देखिए सलमान खान को लेकर जो फेसबुक पोस्ट आई, खासकर बाबा सिद्दीकी कांड के बाद,
मतलब इस देश में माहौल को सांप्रदायिक बनाने की कोशिश में कहीं से कुछ संस्थाएं और कुछ लोग पीछे नहीं है, ये साफ दिख रहा है। तो इस परिस्थिति में नीतीश कुमार ने जो धनुष बाण फेंका है या हाथ से गिर गया है, तो वो धनुष बाण फेंकना, धनुष बाण का हाथ से गिर जाना, जो भी कुछ हो, क्या ये संयोग है या प्रयोग है? और इस संयोग प्रयोग की पृष्ठभूमि में तेजस्वी यादव का अचानक दिल्ली तलब किया जाना या उनका दिल्ली पहुंच जाना, वो भी तब जब महाराष्ट्र का चुनाव होने वाला हो, 1-2 दिन में अनाउंसमेंट होनी हो तारीख की, आचार संहिता लगना हो, उस समय में बिहार और आंध्र पर फोकस होना, पटना और अमरावती से खबरें बनना, जाति जनगणना का मुद्दा दक्षिण से उठ जाना, और उधर नीतीश कुमार अपने संकेतों के द्वारा नए समीकरण की तरफ बढ़ने के संकेत देते हुए उनका दिखाई देना, किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को आप ले रहे हैं? नीतीश कुमार अब देखिए एक बात सांप्रदायिक माहौल में बीजेपी के साथ। देखिए अभिषेक जी, एक बात स्पष्ट कर दूं आपको, नीतीश कुमार तभी मूव करेंगे जब उन्हें मुख्यमंत्री से बड़ा कोई पद ऑफर दिया जाएगा और ये ऐसा माहौल बनेगा। नीतीश कुमार किसी भी सूरत में, यदि महागठबंधन उनको मुख्यमंत्री पद ऑफर करता है, किसी सूरत में वो ऐसे हालात में नहीं जाना चाहेंगे, तब जब उनकी संख्या 42 से 43 की है। इस बात से मैं सहमत जरूर हो सकता हूं कि वो माहौल बनाना उन्होंने शुरू किया है, और हो सकता है कि चुनाव वो एनडीए के साथ लड़े, यानी बीजेपी के साथ लड़े। चुनाव के तुरंत बाद जब उनकी संख्या 70-80 के आसपास हो जाएगी, विधायकों की संख्या 70-80 के आसपास हो जाएगी, तब ये हो सकता है कि नीतीश कुमार कोई बड़ा डिसीजन ले, क्योंकि नीतीश कुमार ये देखते हैं कि अभी जो उनका जो विधायकों की संख्या है 42-43 है, वो पहले अपने हाउस को ऑर्डर में करना चाहते हैं, हाउस को मजबूत करना चाहते हैं। मैं इस बात से सहमत हूं कि वो पर्दे के पीछे, यदि इस प्रकार का खेल हो रहा है तो पर्दे के पीछे चालें चली जा रही हैं, लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ ही विधानसभा चुनाव लड़ना चाहेगी, और जो 42-43 सीटों की जो संख्या है विधायकों की, वह संख्या नीतीश कुमार कम से कम 70-80 करना चाहेंगे। और चुनाव के बाद ये हो सकता है कि वो शपथ ले एनडीए के मुख्यमंत्री के रूप में, और उसके कुछ दिनों के बाद वो पाला बदल ले या पाला बदलवा दे, ये हो सकता है। लेकिन मैं अभी भी ये आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि वो विधानसभा चुनाव एज ए एनडीए कैंडिडेट चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और नीतीश कुमार ही उस एनडीए कैंडिडेट का फेस होंगे। ऋषि जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर विधानसभा चुनाव में जाने की नौबत आई नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते हुए, तो एनडीए के साथ लड़ेंगे। लेकिन विधानसभा चुनाव के पहले ही दिल्ली की भी साथ बिछ गई, जिसकी गुंजाइश अब हरियाणा के बाद बढ़ गई है। किसी कांग्रेसी नेता से ऋषि जी आप बात करें, आपकी बात होती रहती है, सब कह रहे हैं नहीं साहब अब नहीं, अब सरकार को हटाना होगा, अब सरकार को बदलना होगा केंद्र में, चाहे इसके लिए कोई भी राजनीतिक कुर्बानी देनी पड़े, कोई भी दावेदारी छोड़नी पड़े, लेकिन अब सरकार को बदलना जरूरी है, बहुत हो गया। ये मानसिकता कांग्रेस के अंदर आ रही है कि बहुत हो गया। तो इस बहुत हो गया के ही इंतजार में तो नीतीश कुमार बैठे हुए हैं, और इसी बहुत हो गया के इंतजार में चंद्रबाबू नायडू भी है, एकनाथ शिंदे हम एक फार्मूला बता दें, हम एक फार्मूला बता दें, और ये इस फार्मूला पे यदि कांग्रेस काम करती है, तमाम घटक दल कांग्रेस के इस पर काम करती है, तो सफलता मिल सकता है। एक अदना सा पत्रकार का सलाह है, 2 बड़े घटक हैं जिसके सहारे नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है, एक को प्रधानमंत्री, दूसरे को उप प्रधानमंत्री पद ऑफर कर दीजिए ना, देखिए ना क्या होता है। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद ऑफर कर दीजिए, और चंद्रबाबू नायडू बना देंगे, वो नारा लोकेश बना देंगे सीएम वहां। अच्छा, चंद्रबाबू नायडू को प्रधानमंत्री आप घोषित कर दीजिए, क्योंकि कुर्बानी देनी होगी, क्योंकि आपको नरेंद्र मोदी को रिप्लेस करना है, आपको नरेंद्र मोदी अमित शाह को रिप्लेस करना है, बीजेपी को रिप्लेस करना है। और मुझे लगता है इसमें बीजेपी का एक बड़ा धारा जो है, उसका मौन सहमति इंडिया गठबंधन को मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी में भी 2/3 ऐसे वर्ग हैं, 1/3 नहीं 2/3 ऐसे वर्ग हैं जो इन लोगों से छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं है इन लोगों का कि उनके सामने में बोल सके। जो बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड का बैठक होता है, उसमें 2 लोगों के अलावा कोई बोलता भी है क्या? नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अलावा कोई बोलता भी है क्या?
जो ये दोनों निर्णय लेते हैं उस पर मौन सहमति सबकी, यही दो व्यक्ति डिसाइड करते हैं। संगठन मंत्री बीएल संतोष का क्या रोल है आप सभी लोग जानते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा। बिहार के एक बड़े नेता, जो उनका बड़ा एक अच्छा छवि है, कई टर्म के विधायक रहे हैं, संगठन में सचिव, राष्ट्रीय लेवल पर सचिव रहे हैं, और बीएल संतोष उनको मेन टीम में लाना चाहते हैं। बीएल संतोष उनको बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे। ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में ये मुझे पता चला। लेकिन बीएल संतोष के एडवाइस को अमित शाह ने फुटबॉल के गेंद की तरह ठोकर मार दिया। अच्छा, तो ये बीजेपी का यदि इस प्रकार का कोई डेवलपमेंट होता है तो बीजेपी का भी एक धरा इनडायरेक्टली सपोर्ट कर सकती है। तो कांग्रेस यदि इस फार्मूला पर काम करे, एक अदना सा पत्रकार का ये सलाह है, फ्री पॉकेट में सलाह है। ऐसे पत्रकार फ्री पॉकेट में सलाह देते नहीं है। फ्री पॉकेट में सलाह है कि एक को प्रधानमंत्री, जो बहुत अति महत्वाकांक्षी है, उसको प्रधानमंत्री बना दीजिए, दूसरे को उप प्रधानमंत्री बना दीजिए, और देखिए खेल क्या होता है। सिर्फ घोषणा नहीं करना होगा आपको। हाँ, सुनिए, तीर एक को धनुष थमा दीजिए, ताकि तीर और धनुष कोई फेंक ना पाए एक साथ। यही करना चाहते हैं। बिल्कुल ऋषि जी, थोड़े कहे को ज्यादा समझिए। मतलब एक को तीर, एक को धनुष, ताकि कोई फेंक नहीं पाए। जी बिल्कुल। चलिए, आप सारी बातें कह रहे हैं, लेकिन इसके बीच दो चीजें और सामने आ रही है। 25 अक्टूबर अब देखिए, एक देखिए, आप जो हनुमान है, मैं थोड़ा सा आपके प्रश्न से अलग जा रहा हूँ। जो हनुमान है, नरेंद्र मोदी का हनुमान है, और हनुमान बिहार से संबंध रखते हैं, वो भी परेशान है। और हनुमान जी इसलिए परेशान है कि हनुमान जी के चाचा को कभी आगे बढ़ा देते हैं, कभी चाचा को पुचकार देते हैं, कभी पुचकारने के बाद उससे भी काम नहीं चलता है। तो एक मांझी जी हैं, एक मांझी जी हैं जो केंद्र में मिनिस्टर हैं, उनसे कुछ कहलवाना होता है तो दिल्ली बुला के कान में मंत्र फूंक देते हैं कि भाई भतीजा के विरुद्ध, जो हनुमान जी है उनके विरुद्ध कुछ बोल दीजिए। तो जीताराम मांझी ये कह देते हैं कि भतीजा से अच्छा चाचा है, चाचा में पोटेंशियल ज्यादा है। तो जीताराम मांझी में मुझे नहीं लगता है इतना राजनीति समझ है कि वो अपने से ऐसे बयान देते होंगे जी। और दूसरी पार्टी के मामले में हनुमान, ये हिंदुस्तान के राजनीति के जो हनुमान है, वो भी परेशान है अपने भगवान राम से, राजनीति के राम से। हालांकि उनको आज जेड कैटेगरी का सिक्योरिटी दे दिया गया है, सुरक्षा दिया गया है। अच्छा, हनुमान और राम की बात कर रहे हैं एनडीए के अंदर, तो उसमें सुग्रीव, नल, नील, ये सब कहाँ है? अब सुग्रीव ये हैं, जीताराम मांझी हैं। चलिए, आप सारी बात कर रहे हैं। खैर, बहुत सारे लोग हैं एनडीए में। जयंत चौधरी भी हैं, अनुप्रिया पटेल भी हैं, ओम प्रकाश राजभर भी हैं। अच्छा ये बताइए, चौधरी कोई बयान देखे हैं जिससे आपने कभी चर्चा किया हो? जीताराम मांझी, ऋषि जी, आप कुछ भी कहिए, एनडीए में नरेंद्र मोदी के बाद सबसे बढ़िया भाषण देने वाला कोई नेता है तो ओम प्रकाश राजभर है। उनसे बढ़िया तुकबंदी, उनसे बढ़िया भाषण मुझे तो कई बार लगता है नरेंद्र मोदी नहीं दे सकते हैं उनसे बढ़िया। एक बात कहूं, अच्छे मित्र है राजभर जी। ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, ये तीनों को इसलिए सिर्फ एनडीए में रखा गया है, एक तो जातीय समीकरण साधने के लिए, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण रोल उनका है कि वो योगी आदित्यनाथ को परेशान करने के लिए। ये जो तीनों हैं वो अमित शाह के आदमी हैं। संजय निषाद मेरे साथ एक प्रोग्राम में थे, 1-to-1 प्रोग्राम था। एक फ्रेम में जैसे आप हैं तो मैं था, दूसरे फ्रेम में संजय निषाद, और एंकर बेचारे पर्दे के पीछे थे, उस समय नहीं थे। मैंने कहा ये अमित शाह के आदमी है, संजय निषाद हंसने लगे। तो ये लोग जो है राजनीति में जी, तो देखिए, ये बात तो माननी पड़ेगी कि आप बहुत बेबाक बोलते हैं और पूरी राजनीतिक परिस्थितियों को सामने रख देते हैं। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है ऋषि जी कि महाराष्ट्र का चुनाव है, झारखंड का चुनाव है, और राहुल गांधी को तेजस्वी यादव की पड़ी है अचानक। न बिहार में कोई चुनाव है, न कुछ है। राहुल गांधी को तेजस्वी यादव की क्या पड़ी है? क्योंकि खबरें तो यही आई है कि राहुल गांधी के बुलावे पर वो दिल्ली पहुंचे हैं। देखिए, मैंने शुरू में ही कहा
तेजस्वी यादव इस बात के लिए राजी नहीं है कि नीतीश कुमार को फिर से इंडिया गठबंधन में लिया जाए और नीतीश कुमार को सीएम बनाया जाए और तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने। अब वो इन चीजों से छुटकारा पाना चाहते हैं, खासकर मनोज झा, संजय यादव, ये इन लोगों का जो एक मतलब रोटरी है, मतलब एक मतलब जो एक मतलब किचन कैबिनेट है, ये इन लोगों का एक अलग अपना एक राय है। लेकिन लालू यादव ये नहीं चाहते हैं। लालू यादव चाहते हैं कि नीतीश कुमार यदि आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, उनको यही एक बात एनडीए में रोकना लिया। चाहेंगे ऋषि जी, आपको रोकना चाहेंगे। कुछ दिन पहले लालू यादव के एक बेहद करीबी विधायक है, मतलब लालू यादव के मैन फ्राइडे कहे जाते हैं, भाई वीरेंद्र, उन्होंने तो सरेआम मीडिया बाइट देते हुए कहा था कि अरे नीतीश कुमार तो वहीं जाएंगे हमारे साथ, आप लोग काहे चिंता करते हैं, अब इतने मैं कॉन्फिडेंस आपको के बता साथ। दूं, और यही भाई अब वीरेंद्र मैं है जिन्होंने जनवरी के पहले हफ्ते में कह दिया था कि वो जा नहीं रहे नीतीश कुमार, चले गए हैं, और उन्हीं की बात सही निकली थी अब 2-3 हफ्ते बाद। लेकिन मैं आप एक बात बता दूं, राजद में दो खेमा है और कोई ये बात मुगालते में न रहे कि लालू यादव ने कह दिया है तो उस चीज को तेजस्वी यादव मान ही लेंगे। भाई वीरेंद्र लोकसभा लड़ना चाहते थे, लालू यादव ने हरी झंडी दे दी थी, तेजस्वी राजी नहीं हुए, टिकट मिला क्या? नहीं जी। हितलाल यादव को एक तरह से लालू यादव ने हरी झंडी दे दी थी, कहा था ठीक है तैयारी करो, तेजस्वी यादव तैयार नहीं हुए, चुनाव लड़ पाए क्या? जी। हालांकि पार्टी का कम पार्टी राजद जो है एक तरह से लालू यादव का पार्टी है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं अब जो है जो बागडोर है वो तेजस्वी यादव के हाथों में है। हाँ, पिता का वो सम्मान करते हैं, पिता के हर निर्णय को ठुकरा नहीं सकते हैं, लेकिन ये बड़ा बदलाव यदि अभिषेक जी बिहार में होता है तो तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं लालू यादव को समझाना होगा। आपको मैंने उस दिन भी कहा एयरपोर्ट पे जब नीतीश कुमार को लेके ये उजुल बजुल बयान दे दिया, और मैं भी असहमत हूँ कि इस प्रकार का बयान उनको नहीं देना चाहिए था। और ठीक 1 घंटे के बाद जब लालू यादव ने उनको फटकार लगाया और शाम में आप देखिए तेजस्वी यादव का बयान नीतीश कुमार को लेकर कैसा था, बिल्कुल सॉफ्ट हो गए थे। जी जी ये तो साफ साफ दिख रहा है, बहुत बड़ी बात आपने याद दिला दी। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखिए ऋषि जी, आप जो है एक मुख्यमंत्री की तरह आपको भी खांसी आ जा रही है। खैर एक चीज याद दिलाई है, अभी एक चीज आपको मैं याद दिला रहा हूं ऋषि जी। 25 अक्टूबर से दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में कहा जा रहा है रेगुलर बेसिस पे सेशन कोर्ट में सुनवाई शुरू होने वाली है लैंड फॉर जॉब मामले में। उसमें लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, हेमा यादव, मीसा भारती और तो तेज प्रताप यादव का भी नाम जोड़े जाने की बात चल रही है। और रेगुलर बेसिस पे इस तरह के मामलों में हियरिंग होती है। रेगुलर बेसिस पर कहने का मतलब कि आमतौर पर दैनिक सुनवाई या एक आध दिन गैप करके सुनवाई, 4-5 हियरिंग में इसमें फैसला हो जाता है आर या पार, पाक साफ या दोषी करार। तो कई लोग कह रहे हैं कि लालू यादव या राहुल गांधी जो भी कहें कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चला जाए, तेजस्वी यादव को कुछ लोगों का मानना है कि डर यही है कि अगर चले गए नीतीश कुमार के साथ तो कहीं सजा याफ्ता ना हो जाए। हालांकि सजा देना कोर्ट का काम है, हम लोग तो यही मानते हैं कि जुडिशरी करती है, कोई दबाव नहीं होता है। लेकिन ईडी जो सरकार का तोता मानी जाती है, सीबीआई जो तोता मानी जाती है, वो तो दबाव बनाएगी न्यायालय पर, वो तो मांग करेगी कि इन सभी अभियुक्तों को सजा दी जाए। ये एक कारण तो नहीं है जिस वजह से तेजस्वी यादव हिचक रहे हो? हो सकता है, आपकी बात से सहमत हूं, ये दबाव तो रहता ही है। आप देखिए जैसे ही ये चर्चा जब जोरों पे होता है कि नीतीश और लालू एक हो सकते हैं, राजद और जेडीयू एक हो सकता है, गठबंधन की चर्चा जैसे ही होती है तो जो नीतीश कुमार के कुछ करीबी हैं उन पे कार्रवाई होने लगता है। आपने ये देखा होगा कि पिछले बार विजय चौधरी के कोई करीबी थे, ललन सिंह के कोई करीबी थे, उनके यहाँ कार्रवाई शुरू हो गया। अब इन दिनों जो है चर्चा उतने जोरों पर भी नहीं है, फिर भी आप देख रहे हैं राजद के पूर्व विधायक और उनकी पत्नी वर्तमान विधायक है, उस पर कार्रवाई हो रही है। तो ये तो प्रेशर पॉलिटिक्स तो होता ही रहता है अभिषेक जी। तो एक गाना है ना, जब बराबर मैं कहता हूँ कि तुम मुझे नहीं चाहो तो कोई बात नहीं, किसी गैर को चाहोगी तो मुश्किल होगी। बीजेपी तो देखिए, एक सेकेंड, बीजेपी तो वो पार्टी है साम दाम दंड भेद सब में विश्वास करती है, जिससे मानोगे उससे कुछ बनवाना है तो बनवा देंगे। देखिए ना संजय जोशी का क्या हुआ, संजय जोशी पाले में नहीं आए, क्या हुआ आप देखा?
ऋषि जी एक चीज बताइए, संसद में राहुल गांधी बोल रहे थे तो शिव जी की फोटो दिखा रहे थे, भगवान शंकर की, और बोलते बोलते वो कह रहे थे कि कभी कभी ऐसा लगता है, राहुल गांधी का वर्जन में बोल रहा हूँ, कि राहुल गांधी कह रहे थे कि कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि संसद की टेलीविजन का रिमोट कंट्रोल राहुल गांधी के पास है। जैसे वो शिव जी की फोटो ऊपर निकाल रहे हैं, कैमरा का एंगल बदल जा रहा है, कैमरा गायब हो जा रहा है सामने से। उसी तरह से देखने में आता है बिहार में, जैसे लालू नीतीश के एक होने की चर्चा हो जाती है, चाचा भतीजे के एक होने की, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के, जैसे चर्चा शुरू हो जाती है वैसे ईडी की कार्रवाई शुरू हो जाती है कहीं ना कहीं बिहार में। हालांकि आज झारखंड में भी चल रही है। ये क्या है, तेजस्वी यादव के पास और नीतीश कुमार के पास ईडी का रिमोट कंट्रोल तो नहीं है कि जैसे ही एक होने लगते हैं ईडी एक्टिव हो जाती है। जैसे राहुल देखिए गांधी एक बात कहते हैं आप कि समझ, रिमोट कंट्रोल कहीं मेरे पास तो नहीं है, कि शिव जी की फोटो दिखाए, कैमरा गायब। देखिए एक बात आप समझ लीजिए, मैंने कल भी कहा था कि नरेंद्र मोदी के लेवल पे नरेंद्र मोदी खुद ये नहीं चाहते कि नीतीश कुमार एनडीए से बाहर जाए, ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट ना हो जिससे नीतीश कुमार नाराज हो। आप देखिए झारखंड में, आप देखिए नीतीश कुमार ने जो कहा, और संभवतः ये है कि अभी ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन 3-4 सीट जेडीयू को बीजेपी दे सकती है। दो या तीन सीटों पर सहमति बन भी चुकी है। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी नहीं चाहेंगे कि किसी ऐसा कोई हालात बने जिससे नीतीश कुमार एनडीए से बाहर जाए। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, कोई भी आ जाए, प्रशांत किशोर आ जाए, XYZ कोई भी आ जाए, नीतीश कुमार जिस धारा के साथ जाएंगे उसकी ही सरकार 2025 में बनेगी। इसमें किसी भी पत्रकार का मुझे लगता है कि मेरे से अलग राय हो, मैं नहीं समझता हूं कि अलग राय हो सकता है। ठीक है, लेकिन बीजेपी बड़ा शिकार करना चाहती है। आप पूछिएगा क्या, मैं एक बड़ा खुलासा करने जा रहा हूँ जी। बीजेपी ये चाह रही है कि नीतीश कुमार का जो राजनीतिक जीवन है 3 साल, 4 साल, 5 साल, उससे अधिक नहीं, क्यों ना इस थोड़ा इंतजार कर लिया जाए। मुर्गी हलाल करने से पहले जो अंडा मिल रहा हो अंडा लेते जाइए। जब 4 साल के बाद, 5 साल के बाद जब नीतीश कुमार राजनीति से विदा लेंगे, तो उसके बाद आपको कोई लगता है क्या जेडीयू को संभाल सकता है? जी। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 90% जेडीयू को बीजेपी अपने में सम्मिलित कर लेगी। होगा 10-15-20% ऐसे लोग जो अलग हो जाएंगे, लेकिन अधिकतर जो बड़े नेता हैं उसको अपने पार्टी में विलय कराने का प्रयास जरूर बीजेपी करेगी। बीजेपी इसी इंतजार में। ऋषि जी हमको यही बताइए, ये काम तो बीजेपी की मंशा बहुत जल्दी पूरी करवा रहे हैं राहुल गांधी कहे या इंडिया अलायंस कहे, कि नीतीश कुमार को ले जाके सीधे प्रधानमंत्री बनवा देते हैं, जाइए बिहार की राजनीति से नीतीश कुमार बाहर हो गए, अब आप और तेजस्वी यादव लड़ लीजिए, प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री सीधा बनवा देते हैं। भाजपा 4 साल इंतजार करना चाहती है, उनका काम आसान कर देंगे इंडिया वाले, क्या दिक्कत है इसमें? देखिए 5 लोगों का परिवार आप चलाते हैं, 10 लोगों का बम्पर कोई परिवार चलाता है, 10 लोगों में। अब कल ही हमारे यहाँ मेरी माँ से बात हो रही थी, अब कल ही डिनर पार्टी में कहीं जाना था। अब हमारा 7-8 लोगों का परिवार है, कोई कह रहा था ये खाएंगे, कोई कह रहा था वो खाएंगे, कोई कह रहा था इस रेस्टोरेंट में जाएंगे, कोई कह रहा था उस रेस्टोरेंट में जाएंगे, सहमति नहीं बन पा रही थी। तो ये 5-6 लोगों का जो परिवार है उसमें सहमति नहीं बन पाती है। ये 15-20 घटक दल है। ठीक है, सबको नरेंद्र मोदी से छुटकारा चाहिए, सबको बीजेपी वर्तमान सरकार से छुटकारा चाहिए, लेकिन 12 सांसदों वाले नीतीश कुमार को लेकर क्या कांग्रेस, ठीक है कांग्रेस कुर्बानी दे सकती है, 100 सांसदों वाली पार्टी कुर्बानी दे सकती है, लेकिन तमाम लोगों को इस पे सहमति बनाना इतना आसान नहीं है। अखिलेश यादव तो तैयार बैठे हैं, न्योता दे रहे हैं। अखिलेश यादव तो बेचारे सॉफ्ट नेता, मान जाएंगे। ममता बनर्जी मानेंगी क्या? को दिक्कत नहीं है। ममता बनर्जी मानेंगी क्या? उद्धव ठाकरे मानेंगे क्या? अब मानेंगे तो कुछ ना कुछ बार्गेनिंग होगा। एक चीज यहाँ बताइए, चूंकि ये बड़ा मार्मिक सवाल है इसलिए आपसे पूछ रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि अभी राजनीति देश में जिस मोड़ पर पहुंच गई है हरियाणा चुनाव के बाद, ये देश और खासकर इंडिया गठबंधन संसद के शीतकालीन सत्र के ठीक पहले दिवंगत कॉमरेड सीताराम येचुरी की जरूरत तो नहीं महसूस कर रहा है? क्योंकि कई लोगों ने मुझसे कहा, कल मैंने बात की इंडिया अलायंस के लोगों से, उन्होंने कहा काश नीतीश कुमार के धनुष बाण वाले प्रकरण के बाद काश आज येचुरी साहब होते,
क्या आपको नहीं लगता कि येचुरी साहब जैसा सबको एक टेबल पर बिठाने वाला व्यक्ति आज बहुत बहुत संकट में इंडिया अलायंस है इस मामले में? राहुल गांधी 1-to-1 मिल रहे हैं है लोगों ही। से, तेजस्वी यादव हो या कुछ कोई। जी देखिए आप ये आप मैं गलत हूं तो मुझे टोकेगा जरूर। इंडिया गठबंधन का संयोजक कौन है? कोई नहीं नहीं, लगता कोई अध्यक्ष है ऐसा खड़गे साहब, खड़गे साहब अध्यक्ष है। इंडिया इंडिया अलायंस के अध्यक्ष हैं खड़गे साहब। जी जी कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है? जी आपने इतना बड़ा अलायंस बना लिया तो कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है? कोई कोई नहीं। एक जमाने में आपको याद है जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेता एनडीए के संयोजक हुआ करते थे। हम्म। शरद यादव जैसे नेता, हरकिशन सिंह सुरजीत, प्रकाश सिंह बादल, हरकिशन सिंह हरकिशन सुरजीत। सिंह सुरजीत, उधर यूपीए में सोनिया हाँ गांधी तो खुद। सोनिया, अब सोनिया गांधी इतनी मतलब समझदार नेत्री रही हैं कि छोटे छोटे दलों को भी यदि मनाना हो तो खुद वो चलकर उनके घर जाती अब थी। उनका स्वास्थ्य अब नहीं है उनके देखिए पुष्पित लायक। मैं पहले की बात कह रहा हूँ। बगल में रामविलास पासवान सोनिया गांधी का जब नाम आया था प्रधानमंत्री के लिए, और रामविलास पासवान जी और क्या कहते हैं मुलायम सिंह यादव ने कितना विरोध किया, लेकिन जब अगली बारी आई फिर भी मनाने सोनिया गांधी गई। तो राजनीति में परिस्थितियों के हिसाब से अपनी भूमिका बदलना पड़ता है अभिषेक जी। तो कोई ऐसा नेता आपको दिख रहा है? राहुल गांधी को छोड़ दीजिए, मल्लिकार्जुन खड़गे का स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं रहता है। आप देखें हरियाणा में वो कई उनके प्रोग्राम स्थगित हुए। तो एक ऐसे तेज तैयार, अभी आपके पास अशोक गहलोत है, मैं 2 मिनट लूंगा आपका। अशोक गहलोत अभी खाली बैठे हैं। अशोक गहलोत जो है उनको बड़ा अनुभव है। अशोक गहलोत को आप इंडिया गठबंधन का संयोजक बना दीजिए, नहीं हो तो शरद पवार को बना दीजिए। शरद पवार एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका हर व्यक्ति हर दल रिस्पेक्ट करता है, समझदार नेता है, राजनीति को बेहतर समझते हैं। ऋषि जी जब तक अब सीताराम येचुरी नहीं है तो उनके स्थान पे तो कोई ऐसे नेता को लाना पड़ेगा ना जो सबसे बात करे, जिसका हर दल में सम्मान हो, जिनके बात को गंभीरता से लिया जाए। कांग्रेस की तरफ से यदि अशोक गहलोत को बनाया जाता है तो एक बेहतर विकल्प के रूप में आएंगे। नई कांग्रेस से तो एनसीपी से बना दीजिए, शरद पवार को बना दीजिए। लेकिन बात तो करना होगा ना, डायलॉग तो करना होगा। नीतीश कुमार को लाना है। और मैंने तो फॉर्मूला देखिए, यदि दुश्मन के घर में सेंध लगाना है तो बड़ा पद ऑफर कर दीजिए ना। मुख्यमंत्री से तो फॉर्मूला नहीं देना चाहिए। एक बात बता दूं, फॉर्मूला नहीं देना चाहिए, बड़ा रिस्की काम है। नहीं देना क्या, मैं दे सकता हूँ, हिंदुस्तान में मैं दे सकता हूँ। मुख्यमंत्री से बड़ा पद तो प्रधानमंत्री का तो होता ही है जी। एक प्रधानमंत्री बन जाओ, एक उप प्रधानमंत्री बन जाओ, और देखो क्या फिर खेल क्या होता है। तो खेल तो करना पड़ेगा ना। आप जिस ढंग की बातें कर रहे हैं उससे तो लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार अभी से जेडीयू और टीडीपी के लोगों पर ईडी लगा देगी, जो बात आप कह रहे हैं। लेकिन आखिरी सवाल, फाइनल आंसर आपका, तेजस्वी यादव दिल्ली तलब किए गए हैं या दिल्ली पहुंचे हैं, जो भी आप कहें, यहां से अगर तेजस्वी यादव थोड़ा भी फ्लेक्सिबल हुए, थोड़ा भी लचीला रुख अपना लिया नीतीश कुमार के मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने, क्या लगता है नरेंद्र मोदी की सरकार की जो है खतरे की घंटी बज जाएगी? देखिए एक बात मैं बता दूं, तेजस्वी यादव दिल्ली गए हैं, हो सकता है कल परसों पटना में ईडी और सीबीआई ना धमक जाए फिर किसी न किसी नेता को। हालांकि अभी सुनील सिंह बेचारे चुप हैं, और सुनील सिंह जैसे नेताओं पे यहाँ कार्रवाई होती थी पहले, अब चुप हैं। सुनते हैं कि राजद फैमिली से भी उनकी एक दूरी बन गई है। निश्चित ही एक बड़ा डेवलपमेंट है तेजस्वी यादव का दिल्ली जाना, और तेजस्वी यादव बिहार के राजनीति में उनका एक बड़ा रोल है और एक बड़ा आधार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तेजस्वी यादव का राहुल गांधी से मुलाकात करना, वो भी जब बिहार में न चुनाव है न कुछ है, तो कहीं न कहीं बड़े राजनीतिक संकेत तो है ही। अब से आप देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है। ठीक है, हम देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। फिलहाल तो इस मुलाकात में जो बातें होंगी, स्वाभाविक है कि राजनेताओं के बीच 1-to-1 जो बातें होती है, मीडिया को बताया जाना जितना जरूरी होता है उतना ही बताते हैं।
बाकी हम सूत्रों के हवाले से खबरों पर यकीन करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि तेजस्वी यादव कल आनंद फानंद में दिल्ली पहुंचे। ये बात भी सही है कि उन्हें कांग्रेस की सियासत के टॉप की तरफ से बुलाया गया, दिल्ली में उनकी जरूरत महसूस की गई। और ये बात भी सही है जो पूरे देश ने देखा कि नीतीश कुमार ने धनुष बाण दोनों छोड़ दिया। और ये बात भी सही है देखिए, कि हरियाणा एक चुनाव के बाद एक एक कांग्रेस ने एक चर्चा स्ट्रेटजी ये बदल भी ली है है, दिल्ली के लिए। सुन लीजिए अभिषेक जी, एक चर्चा ये भी है, हो सकता है ये अफवाह हो, राव इंद्रजीत सिंह जो है यादव समाज से हैं और बीजेपी में नाराज चल रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि किसी यादव को डिप्टी सीएम बनाया जाए। और आप देखिए हरियाणा में आप देखें कि जनरली अमित शाह को ऑब्जर्वर नहीं बनाया जाता है, और अमित शाह के साथ किसको ऑब्जर्वर बनाया गया है? मोहन यादव को बनाया गया है, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और मोहन यादव का ऑब्जर्वर बनना और इधर तेजस्वी का दिल्ली जाना, क्या कांग्रेस राव इंद्रजीत सिंह को मुख्यमंत्री पद का ऑफर दे सकती है? क्या राव इंद्रजीत सिंह कितने विधायक तोड़ने में सफल हो, क्या कितने विधायकों का समर्थन है या कितने विधायक को तोड़ सकते हैं बीजेपी के? ये भी एक चर्चा है। अब कितना इस खबर में दम है ये नहीं मैं कह सकता हूं, लेकिन चर्चा है कि राव इंद्रजीत सिंह अपनी बेटी को डिप्टी सीएम बनाना चाहते हैं। देखिए और ऋषि जी, इसी मैं कड़ी आपको बता दूं, इसी ऋषि जी कई उदाहरण मैं आपको दे दूंगा। जब ऑब्जर्वर बनकर राजनाथ सिंह पहुंचे थे, उसी दिन ये तय हो गया था कि कोई राजपूत नेता किसी राजपूत नेता की दावेदारी को दरकिनार करना है, इसलिए राजनाथ सिंह को ऑब्जर्वर बना के भेजा गया है। ये क्लियर था। ठीक इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में आपने देखा वेंकैया नायडू ऑब्जर्वर बन के पहुंचे तो तय माना गया कि संगठन के आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष तक रह चुके हैं, तो संगठन के किसी बड़े आदमी को दबाना है, इसलिए उन्हें ऑब्जर्वर बनाया गया है। अब वहां मोहन यादव ऑब्जर्वर बन के पहुंचे हैं, तो ये तो तय है कि किसी यादव की महत्वाकांक्षा को दबाना है, तो मोहन यादव को भेजा गया है। ये तो कहने की जरूरत नहीं है, सियासत में बहुत सारी चीजें बिना कहे कह दी जाती है। राजनीति का एक बहुत पुराना फंडा है जी। एक बात आपको मैं ये भी बता दूं, राव इंद्रजीत सिंह जो हैं अति महत्वाकांक्षी नेता हैं और राजनीति के अंतिम पड़ाव में हैं, अपने अगले पीढ़ी को राजनीति में सेट करना चाहते हैं, ये बात बता देता हूँ। चलिए ओवर हुआ, टाइम ओवर हुआ। उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे राव वीरेंद्र सिंह, कांग्रेस सरकार से राव वीरेंद्र सिंह चंद्रशेखर सरकार में खाद्य आपूर्ति मंत्री भी रहे केंद्र में, और बड़े राजनीतिक परिवार से हैं, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन में गंभीरता से मंथन शुरू हुआ है, उस मंथन के दायरे में और उस मंथन के लिए क्या तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंची है, बुलाए गए हैं? इंतजार कीजिए, कुछ दिनों में काफी सारी बातें ऋषि जी आपके सामने लेकर आ जाएंगे, क्योंकि क्या कांग्रेस, क्या भाजपा, क्या अशोका रोड, क्या दीनदयाल उपाध्याय मार्ग और क्या अकबर रोड, इन सब जगह से खबरें आती है, तो किसी पत्रकार के पास सबसे ज्यादा अपडेट्स होती है तो वो ऋषि मिश्रा है। ऋषि मिश्रा जी को हमें अपने साथ लाने के लिए आप भले ही देखते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि ऋषि मिश्रा जी अचानक प्रोग्राम के बीच में हमारी शूटिंग डिस्टर्ब कर देते हैं, हमारी रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब कर देते हैं और इनके फोन आ जाते हैं। तो सियासत ऐसे ही चलती है, और पत्रकारिता और सियासत सूत्रों के हवाले से जब ऋषि मिश्रा जी हैं तो आगे कुछ नहीं बोलेंगे। अभी बहुत कुछ होना है इंडिया गठबंधन में और बिहार में भी। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी, नमस्कार।